रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ के नेटवर्क पर आज जांच एजेंसियों का बड़ा प्रहार हुआ है। ईडी ने दिल्ली के बटला हाउस से लेकर उत्तर प्रदेश के देवबंद तक कई ठिकानों पर छापेमारी की। सवाल सिर्फ अवैध घुसपैठ का नहीं बल्कि उस पूरे नेटवर्क का है जो फर्जी दस्तावेज, हवाला और पैसों के लेन देन के जरिए इस नेटवर्क को मजबूत करने में जुटा था। जांच एजेंसियों को शक है कि घुसपैठ के इस खेल के पीछे एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है जिसकी जड़ें कई राज्यों तक फैली हैं और ईडी की कार्रवाई के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि कौन है इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड। फर्जी पहचान और दस्तावेजों का खेल कैसे चल रहा था। बटला हाउस से देवबंद तक छापेमारी में जांच एजेंसियों के हाथ क्या लगा। आज के इस खास शो में करेंगे इस पूरे नेटवर्क पर बड़ा खुलासा और समझेंगे घुसपैठ के पीछे छिपे फंडिंग कनेक्शन की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का मुसलमान, मैं हूं परवीन शेख। ईडी की लखनऊ जोनल ऑफिस ने 16 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून यानी पीएमएलए के तहत 13 जगहों पर दबिश दी। ये कार्रवाई आतंकी फंडिंग और अवैध घुसपैठ से जुड़े मामले में की गई। ये मामला उत्तर प्रदेश एटीएस की एफआईआर के आधार पर हुआ। ईडी का साफ कहना है कि एक संगठित गिरोह रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में बसाने का काम कर रहा है। उनके लिए फर्जी पहचान पत्र और अलग अलग जो दस्तावेज हैं वो बनाने का काम किया जा रहा है जिससे ये देश के अलग अलग हिस्सों में बस सके। यानी इन्हें पूरा बसाने का काम एक तरह से संगठित नेटवर्क कर रहा है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में कार्रवाई को लेकर ईडी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक शुरुआती जांच में कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट, दूसरी संस्थाओं से जुड़े कई संदिग्ध लेन देन का नेटवर्क का भी पता चला है। आरोप है कि इन संस्थाओं को विदेश से बड़ी रकम मिली जिसे कई बैंक खातों, फर्जी खातों और अलग अलग लेन देन के जरिए इधर उधर भेजा गया। ईडी का यह भी दावा है कि संदिग्ध लोगों तक पैसे पहुंचाने के लिए नगद निकासी यानी छोटी छोटी रकम के कई ट्रांजैक्शन किए गए। इस मामले में ईडी की तरफ से आगे की जांच भी की जा रही है और ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश एटीएस की एफआईआर के आधार पर किया गया। ईडी ने जिन जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की उनमें 13 में से 9 ठिकाने पश्चिम बंगाल के हैं। इसके अलावा दिल्ली और यूपी में भी छापेमारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के बटला हाउस, जामिया नगर और उत्तर प्रदेश के देवबंद में ईडी की ये रेड्स डाली गई। भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ के ज्यादातर मामले पश्चिम बंगाल की सीमा से होने की बात सामने आती है और इन्हें यूपी के कई इलाकों में बसाया जा रहा है। अब इसकी जांच आगे बढ़ रही है। घुसपैठियों पर योगी का ताबड़तोड़ एक्शन। भारत के तमाम राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हाल के दिनों में कर्नाटक के मंगलुरु में भी पुलिस ने 19 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे। पुलिस ने इनके साथ ही लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर भी केस दर्ज किया। वैसे देवबंद पर ईडी की जांच में कई बड़े मौलाना अब फंसते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। निशाने पर चाचा भतीजे यानी मौलाना मदनी है। मौलाना मदनी पहले भी अपने स्लीपर सेल देश भर में बसाने की बात कर चुके हैं। उनका खुद एक बयान सामने आया था जिसमें पढ़े लिखे मुस्लिम युवकों को इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया था। आपको दिखाते हैं मौलाना मदनी का वो बयान जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। अगर जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाएगी तो जालिम और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और ज्यादा तशद्दुद और सख्ती करने लगेगा। इसलिए जरूरी है कि अंजाम से बेपरवाह होकर जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। हाँ, अंजाम के तौर पे मुश्किलात पेश आ सकती हैं पर कौम को तैयार होना पड़ेगा। ये पिछले कई सालों से जमीयत उलमा इस काम को कर रही है। आप हजरात से ये अपील है, देखने वालों से ये अपील है कि इसमें हिस्सा लें। और हिस्से से मतलब फाइनेंस से नहीं है सिर्फ, बल्कि हर ज़िले में हमारे पास ऐसे अफराद होने चाहिए जो थोड़ा कानून जानते हों या थोड़ा मुतहर्रिक हों, एक्टिव हों, फिक्रमंद हों, वो जुड़ जाएं, सीख लें। तो देखा आपने कैसे मौलाना महमूद मदनी ने साफ कहा कि उन्हें उन नौजवानों की जरूरत है जो पढ़े लिखे हों और जो मुस्लिम समाज को आगे बढ़ा सके, यानी कि स्लीपर सेल की तरह ये लोग काम कर सके। उनका साफ इशारा था कि इस तरह से नेटवर्क को मजबूत किया जाए और किस तरह से मुस्लिम बस्तियों में आबादी को और ज्यादा बढ़ाया जाए।
वैसे देवबंद एक ऐसा नाम है जो सिर्फ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का कस्बा नहीं, बल्कि देश की मुस्लिम धार्मिक और सामाजिक राजनीति का बड़ा केंद्र है। अब इसी देवबंद में हुई ईडी की कार्रवाई के बाद सवालों का नया दौर शुरू हो गया है। सरकारी जमीन पर कब्जे से जुड़े मस्जिदों, मदरसों और मजारों के मामलों में प्रशासन पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। कुल 11 मामलों की जांच की बात सामने आई है, जबकि 6 मामलों में नोटिस जारी किया जा चुका है। इस बीच सवाल उठ रहा है, क्या इस पूरे विवाद का कोई कनेक्शन जमीयत उलेमाए हिंद और उसके अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी तक पहुंचता है? मौलाना महमूद मदनी देवबंद से जुड़े सबसे प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं में गिने जाते हैं। जमीयत लगातार देश के मुस्लिम सामाजिक और कानूनी मुद्दों पर सक्रिय रही है। देवबंद में प्रशासनिक कार्रवाई के बाद जमीयत के स्थानीय प्रतिनिधियों के प्रभावी मस्जिदों और मदरसों तक पहुंचने और कानूनी मदद का भरोसा देने की खबरें सामने आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या किसी संस्था की तरफ से कानूनी सहायता देना अवैध कब्जे या घुसपैठ के आरोपों से सीधा कनेक्शन साबित करता है? दूसरी तरफ घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों से जुड़े मामलों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई अलग जांच का मुद्दा बन चुकी है। इन मामलों में जांच एजेंसियां मौलाना के नेटवर्क, दस्तावेजों और पैसों के लेन देन की जांच कर रही हैं। ऐसे में देवबंद का नाम सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज है। देवबंद में जो ईडी का एक्शन हुआ है, उसे एक बार फिर देवबंद और मौलाना मदनी सवालों में है। मौलाना मदनी का कनेक्शन कहां तक है, जमीयत की भूमिका क्या है और क्या अलग अलग मामलों को जोड़कर एक बड़ी कहानी बनाई जा रही है? आरोप गंभीर है, लेकिन आखिरी सच जांच और कानूनी प्रक्रिया से ही सामने आएगा। लेकिन सीएम योगी ने अब मौलानाओं के सारे काले चिट्ठे खोलने के साथ सजा दिलाने की ठान ली है। घुसपैठियों के मददगार बने मौलाना और मदरसे। उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों के नेटवर्क को लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच का फोकस उस नेटवर्क पर है जिन पर बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत में एंट्री कराने, फर्जी पहचान पत्र तैयार कराने और अलग अलग शहरों में बसाने में मदद करने के आरोप हैं। एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन लोग हैं और इसका आर्थिक ढांचा कैसे काम करता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक ऐसे नेटवर्क आमतौर पर कई स्तरों पर काम कर सकते हैं। सबसे पहले सीमा पार से लोगों को अवैध तरीके से भारत में लाने वाले बिचौलिए, इसके बाद उन्हें सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराने वाले स्थानीय मददगार और फिर फर्जी पहचान पत्र तैयार कराने वाले लोग। आरोप है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और दूसरे दस्तावेजों के जरिए पहचान और पते का फर्जी रिकॉर्ड तैयार किया जाता था। इसके बाद इन लोगों को अलग अलग शहरों और राज्यों में बसाने की कोशिश की जाती थी। पैसों के लेन देन में फंस गया मौलाना गैंग। इस पूरे नेटवर्क का आर्थिक मॉडल नगद भुगतान और हवाला जैसे माध्यमों पर आधारित है। सीमा पार से लेकर स्थानीय स्तर तक अलग अलग चरणों में पैसे का लेन देन होने की बात सामने आई। सवाल ये भी है, क्या ये इस रकम का इस्तेमाल सिर्फ दस्तावेज बनाने और रहने की व्यवस्था में होता था, या इसके पीछे कोई बड़ा संगठित फंडिंग नेटवर्क है जो इस पैसे का इस्तेमाल देश विरोधी कामों में करता है? इसको लेकर यूपी एटीएस ने अपनी जांच तेज कर दी है। यूपी के 75 जिलों में जहां जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां पर अब ये चुपचाप दबिश दे रहे हैं। यानी एटीएस अब उन इलाकों को निशाना बना रही है जहां पर ये सारा गोरख धंधा चल रहा है और धरपकड़ की जा रही है। जांच एजेंसियां अब बैंक खातों, संपत्तियों, मोबाइल कनेक्शन, डिजिटल लेन देन और फर्जी दस्तावेजों की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। स्थानीय स्तर पर काम करने वाले दलालों से लेकर प्रभावशाली लोगों तक, यानी बड़े मौलानाओं तक हर भूमिका की जांच की जा रही है। हालांकि किसी भी व्यक्ति या संगठन को दोषी ठहराने से पहले जांच पूरी होना और आरोपों का अदालत में साबित होना भी जरूरी है। अब असली सवाल यही है, क्या ये सिर्फ फर्जी दस्तावेजों का स्थानीय गिरोह यानी स्लीपर सेल था, या इसके पीछे राज्यों की सीमाओं से बाहर तक फैला कोई बड़ा नेटवर्क? जांच के अगले चरण में इस पूरे आर्थिक ढांचे की असली तस्वीर सामने आने की उम्मीद है। एटीएस जांच में फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और दूसरे दस्तावेजों के इस्तेमाल की बात सामने आई है। आरोप है कि कुछ बिचौलिए गैर कानूनी रूप से भारत में आए लोगों के लिए पहचान पत्र और पते से जुड़े दस्तावेज तैयार कराने में उनकी मदद करते थे। इसके बाद इन लोगों को अलग अलग राज्यों में बसाया जाता था और इसके लिए सरकारी अधिकारी भी इनकी मदद करते हैं। हालांकि किसी भी शख्स या ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ आरोपों को तब तक आखिरी सच नहीं माना जा सकता जब तक जांच पूरी न हो जाए और अदालत में आरोप साबित न हो जाए। इस पूरे मामले में कुछ आर्थिक नेताओं और मौलानाओं के नाम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने
दस्तावेज बनवाने में इनकी मदद की, जिनमें नेता और समाजवादी पार्टी के नेता तक शामिल हैं। लेकिन यहाँ ये फर्क समझना जरूरी है कि किसी एक शख्स पर आरोप लगाना और अदालत में आरोप साबित होना दो अलग अलग बातें हैं। जांच एजेंसी अगर किसी मौलाना या संगठन से पूछताछ करती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा धार्मिक समुदाय इस मामले में शामिल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि फर्जी दस्तावेज बनाने वाला नेटवर्क कितना बड़ा है, सरकारी रिकॉर्ड में सेंध कैसे लगाई गई, स्थानीय स्तर पर किन लोगों ने इनकी मदद की, क्या इसमें दलाल, साइबर कैफे संचालक यानी सरकारी कर्मचारी और दूसरे बिचौलियों की भूमिका थी, और इस नेटवर्क को पैसा कहां से मिलता था। यूपी में अवैध घुसपैठ का मुद्दा सुरक्षा, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी से जुड़ा भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर अक्सर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सार्वजनिक मंचों पर चिंता जता चुके हैं। लेकिन इस पूरे मामले की जांच को धर्म की बजाय अपराध और सबूतों के आधार पर देखना जरूरी है। अब जांच एजेंसियों की कार्रवाई से ये साफ होगा कि फर्जी दस्तावेजों का ये नेटवर्क कितना गहरा है और इसके पीछे कौन लोग हैं। क्या इसके तार किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं और इसमें क्या बड़े मौलानाओं के नाम भी जुड़ सकते हैं? यानी मौलाना मदनी पर जो 11 मामले दर्ज होने की बात की जा रही है, क्या सिर्फ उनके लोग इसमें शामिल हैं या फिर वो डायरेक्टली इसमें शामिल हैं? यानी कुल मिलाकर ये पूरा जांच का मुद्दा बन चुका है और जिस एफआईआर के आधार पर यह दबिश दी गई है उससे भी ये साफ हो जाता है कि मामला काफी गंभीर है। अब देखना ये होगा कि किन लोगों ने इन लोगों की मदद की, कौन से वो सरकारी अधिकारी थे और कौन से वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो इन लोगों की चुपचाप मदद करते रहे और इन्हें बसाने का काम किया गया। इसी के साथ यूपी के मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।